वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट। दोस्तों, इस वीडियो में हम शेयर मार्केट से जुड़े 10 नए अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। एयरटेल ने इंडिया के गांव में 5G का ट्रायल शुरू कर दिया है। कंपनी ने बताया कि यह ट्रायल वह दिल्ली NCR के आउटर में स्थित भाईपुर ब्रह्मनान गांव में कर रही है। एयरटेल यह ट्रायल एरिक्सन कंपनी के साथ मिलकर कर रही है। यह पहली बार होगा जब कोई टेलीकॉम कंपनी किसी गांव में 5G का ट्रायल कर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के मुताबिक 4G टेक्नोलॉजी के मुकाबले 5G टेक्नोलॉजी में 10 गुना बेहतर डाउनलोड स्पीड मिलने की उम्मीद है। कुछ महीने पहले भारतीय एयरटेल और एरिक्सन ने हाथ मिलाया था ताकि 5G नेटवर्क की इंटरनेट स्पीड 1 GB पर सेकंड से भी ज़्यादा किया जा सके। दोनों मिलकर दिल्ली NCR के साइबर हब गुरुग्राम में ट्रायल कर चुके हैं। यह टेस्टिंग 3500 मेगाहर्ट्ज कैपेसिटी वाले ट्रायल स्पेक्ट्रम पर की गई थी। एयरटेल ट्रायल के दौरान कंपनी 1 Gbps से ज़्यादा की स्पीड हासिल कर चुकी है, जो कि देश में 4G नेटवर्क पर मिलने वाली स्पीड से भी ज़्यादा है। 5G सेलुलर टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। 5G के तहत यूजर्स को ज़्यादा स्पीड, कम लेटेंसी और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। 5G सेलुलर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये क्लाउड से क्लाइंट को कनेक्ट करेगा। 5G एक नए प्रोसेस के जरिए वन सिंगल डिजिटल सिग्नल को कई चैनल में भेजेगा। इससे न सिर्फ बेहतर इंटरनेट स्पीड मिलेगी, बल्कि इससे ऑटोमेशन को भी नया रूप मिलेगा। स्पीड के अलावा भी 5G कई जगह काम आएगा। इससे कनेक्टिविटी तो बेहतर होगी, साथ ही 5G टेक्नोलॉजी की मदद से ड्राइवर लेस कार के सपने को साकार करने में आसानी होगी। यह हेल्थ केयर, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग को भी आसान बनाएगा। नेक्स्ट अपडेट है, इंटरनेट आधारित टैक्सी एग्रीगेटर ओला ने पुणे स्थित जियो स्पेशल सेवाएं उपलब्ध वाली कंपनी जियो स्पोक के अधिग्रहण का ऐलान किया है। इस डील के तहत जियो स्पोक के को-फाउंडर ध्रुव राजन और उनके वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम ओला ज्वाइन करेगी। यह डील ऐसी तकनीक के विकास पर काम करेगी जो मोबिलिटी को आसान, टिकाऊ, पर्सनलाइज्ड और सुविधाजनक बनाएगी। यह तकनीकी शहर और निजी दोनों तरह के वाहनों में उपयोग की जाएगी। कंपनी ने इस डील की दूसरी शर्तों का खुलासा नहीं किया है। यह अधिग्रहण उस समय किया गया है जबकि ओला इलेक्ट्रिक $3 अरब के वैल्यूएशन पर फैल्कॉन एज, सॉफ्टबैंक और दूसरे निवेशकों से $220 करोड़ जुटाने के करीब है। साल 2014 में स्थापित जियो स्पोक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और लोकेशन आधारित तकनीकी में विशेषता रखती है। कंपनी वर्तमान में भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, फिनलैंड जैसे देशों में कारोबार करती है। कंपनी के ग्राहकों में स्विगी, टॉमटॉम, स्टारबक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फिंसर्व, मूनिच आरी और बजाज अलायंस के नाम शामिल हैं। नेक्स्ट अपडेट है, टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो का नेटवर्क आज कई हिस्सों में डाउन रहा है। देश के कई हिस्सों से यूजर जियो नेटवर्क के डाउन होने की शिकायत कर रहे हैं। डाउन डिटेक्टर के अनुसार अब तक करीब 4000 यूजर्स ने जियो नेटवर्क के डाउन होने में के बारे में रिपोर्ट किया है। जियो नेटवर्क के डाउन होने के कारण यूजर्स को कॉलिंग और इंटरनेट यूज करने में समस्या आ रही है। जियो नेटवर्क के डाउन होने की शिकायत सबसे पहले आज सुबह 9:30 बजे के आसपास दर्ज की गई। इसके बाद जियो नेटवर्क के डाउन होने की कंप्लेंट करने वाले यूजर्स की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। नेटवर्क में आई इस गड़बड़ी के कारण ट्विटर पर भी #जियो डाउन ट्रेंड करने लगा। ट्राई के मुताबिक जुलाई 2021 में जियो की कुल मोबाइल यूजर्स की संख्या 44.32 करोड़ और एयरटेल के ग्राहकों की संख्या 35.40 करोड़ और वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या 27.19 करोड़ है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर डाउन डिटेक्टर के मुताबिक जियो के हज़ारों यूजर्स को नेटवर्क संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 4000 लोग अब तक इस शिकायत कर चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट है, ऑटोमोबाइल सेक्टर पिछले काफ़ी समय से सेमीकंडक्टर चिप के संकट से जूझ रहा है और इसी की कमी के चलते कंपनी कारों के प्रोडक्शन में भारी कमी लाने को मजबूर है। इससे आगामी फेस्टिव सीजन में काफ़ी लोगों को कार खरीदने में दिक्कत आने की उम्मीद है। इन सब बातों पर ध्यान देते हुए सरकार ने सेमीकंडक्टर की किल्लत के संकट को दूर करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके तहत सरकार ने सेमीकंडक्टर की कमी से निपटने के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है।
सेमीकंडक्टर की कमी के संबंध में आईटी मंत्रालय ने ग्लोबल कंपनियों के साथ मुलाकात की है। वहीं सरकार द्वारा बनाई गई टास्क फोर्स सेमीकंडक्टर की कमी से निपटने के लिए अपनी सिफारिशें देगी, जिसके अनुसार आगे का प्लान ऑफ एक्शन तय होगा। यह सिफारिशें छोटी और लंबी अवधि पर आधारित होगी। सूत्रों के मुताबिक सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने वाली कंपनी को इंसेंटिव देने का रोड मैप भी तय होगा। नेक्स्ट अपडेट है, फ्यूचर रिटेल ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा है कि उसने किराना और अन्य घरेलू सामानों के लिए दुकानें चलाने वाली अमेरिका की 7-Eleven के साथ फ्रेंचाइजी समझौता समाप्त कर दिया है। किशोर बियानी की अगुवाई वाली कंपनी ने 7-Eleven के साथ 2019 में समझौता किया था। समझौते के तहत कंपनी भारत में अमेरिकी कंपनी के ब्रांड नाम के तहत दुकानों का परिचालन करती है। वर्ष 1927 में गठित 7-Eleven को सभी जरूरी घरेलू सामानों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दुकान माना जाता है। जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी 17 देशों में 71,100 स्टोर का परिचालन कर रही थी। उद्योग से जुड़े लोगों के अनुसार फ्यूचर रिटेल ने समझौतों के तहत 2020 की शुरुआत में मुंबई में दुकान खोलने की योजना बनाई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी से इसमें देरी हुई है और कंपनी एक भी 7-Eleven स्टोर नहीं खोल सकी। नेक्स्ट अपडेट है, वाहन मालिकों को अपनी 15 साल से पुरानी कार के पंजीकरण नवीनीकरण के लिए अगले साल अप्रैल से 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा, जो वर्तमान दर की तुलना में 8 गुना ज़्यादा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए एक अधिसूचना जारी की है और यह नया नियम राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति का एक हिस्सा है। अधिसूचना के अनुसार 15 साल से अधिक पुराने बस या ट्रक के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए 8 गुना अधिक भुगतान करना होगा। इसी तरह 15 साल से अधिक पुरानी कार के पंजीकरण नवीनीकरण का शुल्क मौजूदा 600 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। पुरानी बाइक के पंजीकरण नवीनीकरण के लिए मौजूदा 300 रुपये की तुलना में 1,000 रुपये देने होंगे। इसके साथ ही 15 साल से ज़्यादा पुराने बस या ट्रक के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण की कीमत 1,500 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार इन नियमों को केंद्रीय मोटर वाहन 23वां संशोधन नियम 2021 कहा जा सकता है और यह 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति के बाद प्रत्येक दिन की देरी के लिए 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है, कारोबार से जुड़ी इकाइयों का संगठन AISTA ने मंगलवार को कहा कि चीनी मिलों ने 30 सितंबर को समाप्त विपणन वर्ष 2020-21 में अनुमानित रूप से रिकॉर्ड 72.3 लाख टन चीनी का निर्यात किया है। इसमें सबसे ज़्यादा निर्यात इंडोनेशिया को किया गया। आइस्टा ने कहा कि विपणन वर्ष 2020-21 अक्टूबर से सितंबर में कुल निर्यात में से 70.6 लाख टन चीनी का निर्यात किया जा चुका है, जबकि लगभग 1,66,335 टन चीनी की लदान की जा रही है। अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ के अनुसार विपणन वर्ष 2020-21 में लगभग 60 लाख टन चीनी सरकारी सब्सिडी के साथ और 7.85 लाख टन बिना सब्सिडी के निर्यात की गई थी। एक बयान में कहा गया है कि इंडोनेशिया को अधिकतम निर्यात 18.2 लाख टन, उसके बाद अफगानिस्तान 6,69,525 टन, UAE 5,24,064 टन और सोमालिया 4,11,944 टन को निर्यात किया गया। आइस्टा ने कहा कि नए विपणन वर्ष 2021-22 में अब तक लगभग 15 लाख टन के निर्यात सौदे हुए हैं। ब्राज़ील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। नेक्स्ट अपडेट है, भारत सरकार को चालू वित्त वर्ष में कोल इंडिया और ONGC से 2,800 करोड़ रुपए का लाभांश मिला है। निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम के सचिव तुहिन कांत पांडे ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। पांडे ने ट्वीट कर बताया कि भारत सरकार को
चालू वित्त वर्ष के लिए हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड से 1,426 करोड़ रुपए और ओएनजीसी से 1,406 करोड़ रुपए का लाभांश मिला है। दीपम के अनुसार सरकार को चालू वित्त वर्ष के लिए विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से अभी तक 4,576 करोड़ रुपए का लाभांश मिला है। इसके अलावा 9,110 करोड़ रुपए विभिन्न सीपीएसई के निवेश से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अपडेट है, कैडिला हेल्थ केयर ने मंगलवार को कहा कि उसे उसके 2 खुराक वाले कोविड-19 टीके के जायकोविड-डी के तीसरे चरण का परीक्षण करने के लिए भारतीय दवा नियामक से अनुमति मिल गई है। कंपनी को 20 अगस्त को 3 खुराक में दिए जाने वाले जायकोव-डी के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने आपातकालीन उपयोग अधिकार पहले से ही मिल चुका है। कैडिला हेल्थ केयर ने एक नियामकी सूचना में कहा कि कंपनी को 2 खुराक वाले कोविड टीके के तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति मिली है। नेक्स्ट अपडेट है, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के शेयरों का आवंटन आज यानी 6 अक्टूबर को हो सकता है। कंपनी ने 2,768 करोड़ रुपए का आईपीओ जारी किया था। इशू 29 सितंबर को खुला और 1 अक्टूबर को बंद हुआ था। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का आईपीओ 5.25 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के इश्यू का प्राइस बैंड 695 से 712 रुपये के बीच था। अनलिस्टेड मार्केट में कंपनी के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ 10 रुपये है। इसके शेयर 722 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के ग्रे मार्केट प्रीमियम में लगातार गिरावट आई है। 28 सितंबर को इसका जीएमपी 45 रुपये था, जो 6 अक्टूबर को घटकर सिर्फ 10 रुपये रह गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।